नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बुधवार को सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर फर्जी मुकदमा लगाकर दोबारा गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सीबीआई कोर्ट में कहानियां सुन रही है और ऐसी कहानियां कोर्ट में नहीं चलती। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट पर बेहद ही खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने अब इस पर मंथन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा करने के लिए भोपाल पहुंची। हार की समीक्षा के लिए बैठक हो रही इस कमेटी में पृथ्वीराज चौहान के अलावा सत्यगिरी उलाका और जगनेश मेवारी शामिल हैं। ये समिति शनिवार और रविवार को पहले दौर की बैठक कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूपीटी की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उद्धव ठाकरे को पेश किया जा रहा है। सेना के नेता संजय राउत ने हाल ही में बयान देकर सभी को चौंका दिया था कि उद्धव ठाकरे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार ने इस पर चर्चा को विराम दिया। शरद पवार ने कोल्हापुर दौरे पर कहा कि महाविकास आघाड़ी ही सीएम पद का चेहरा है और महाविकास आघाड़ी सामुदायिक नेतृत्व है कि इसके लिए यहाँ किसी एक चेहरे की बात नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए रणनीति बनाने का आह्वान किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि करदाताओं के पैसे से चीनी कंपनियों को लाभ न पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त न्यायपालिका का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि इसे बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। बनर्जी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र, संविधान और लोगों के हितों के संरक्षण के लिए भारत का नींव का बड़ा स्तंभ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृपया ध्यान रखें कि न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पक्षपात न हो। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग हर स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस दौरान कई बड़े फैसले भी बच्चों के हित के लिए लिए गए हैं। इसमें एक और नया फैसला विभाग द्वारा लिया गया है। इसके तहत अब बच्चों की उपस्थिति में इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज करने की कवायद चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। महाराजा रणजीत सिंह की 150वीं बरसी पर पहुंचे पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल खत्म होने की कगार पर है। 25 साल तक राज करने का दावा करने वाली शिरोमणि अकाली दल को आज जालंधर पश्चिमी में कोई कैंडिडेट तक नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहली बार तकड़ी में हाथी तुल रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात में 7 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में आनंद खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में 7 ठिकानों पर शनिवार सुबह छापा मारा। इससे पहले सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड में एक स्कूल पर छापा मारकर स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य को भी गिरफ्तार किया था। ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जेडीयू के शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। चर्चा थी कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे या बने रहेंगे। इसे लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। तो क्या कुछ हुआ जेडीयू की बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। जेडीयू के तेवर एक बार फिर से बदले दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने साफ कर दिया कि सरकार में साथ तो है लेकिन बिहार की जरूरतों से समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी साफ कर दिया कि जेडीयू अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग पर अभी भी कायम है। विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष आर्थिक पैकेज के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही जेडीयू ने बिहार हाई कोर्ट ने आरक्षण पर जो रोक लगाया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इसके साथ ही जेडीयू ने बिहार
हाईकोर्ट ने आरक्षण पर जो रोक लगा रखा है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार पर इसे लेकर दबाव बनाया जाएगा कि सरकार बिहार में आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिसे इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सके और इसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सके। साफ है, दिल्ली की बैठक में जेडीयू ने एनडीए गठबंधन को लेकर अपने तेवर तीखे कर लिए। वैसे इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर बातचीत की जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई है। फिलहाल जेडीयू के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली और बिहार दोनों ही जगह बड़े खेल हो सकते हैं। जेडीयू की मांग से बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बीजेपी की इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर नीट मामले में चुप्पी साधने को लेकर निशाना साधा है। साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े किए। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में नीट परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हुई, जिसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया। लेकिन 3 सालों के अंदर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है जैसे कुछ बदला ही न हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम और उनकी पार्टी के जरिए इमरजेंसी को खोद कर निकाला गया। इसमें स्पीकर भी शामिल थे। इन सब से एक साथ की गई नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। एक तरफ जहां सोनिया गांधी के बयानों ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक ही अपनी सरकार की मुसीबत बन गए। मणिपुर में ए बीरन सिंह की सरकार संकट में फंस गई है। बीजेपी के विधायकों ने सीएम के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह अब जल्द ही इस्तीफा देंगे और ये मांग और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। और सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर कुछ विधायक दिल्ली तक पहुंच गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। बीजेपी और उसके सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी और जेडीयू के विधायक का एक वर्ग मुख्यमंत्री बीरन सिंह को पद छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। इस संभावित परिवर्तन के बीच मुख्यमंत्री बीरन सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि उनके पार्टी और सहयोगी कुछ विधायक दिल्ली में हैं। हालांकि सीएम ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि विधायकों के दिल्ली दौरे से उनके इस्तीफे का कोई लेना देना नहीं है। इस बीच गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शारदा देवी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। अब भले ही सीएम एन सोरेन मणिपुर में हो रही भीतरी बगावत पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। बता दें कि जून 2023 में जब सरकार पर दबाव चरम पर था, तब मुख्यमंत्री बीरन सिंह ने लगभग पद छोड़ दिया था और इस दौरान इस मंत्री ने भी दावा किया था कि सीएम अपना इस्तीफा लेकर गवर्नर हाउस के लिए निकल चुके हैं। हालांकि सीएम इम्फाल में उनके आवास के बाहर एकत्रित हुए और सैकड़ों महिला समर्थकों के चलते वापस लौट आए थे। इस दौरान यह भी दावा किया गया कि 2 मंत्री सीएम को बने रहना देखना चाहते थे। उन्होंने इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया। एक तरफ जहां मणिपुर में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी की आंतरिक कलह सामने आ रही है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले में कोर्ट की टिप्पणी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। शनिवार को कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शनिवार को सीबीआई रिमांड खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई के बाद पहले तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कुछ देर बाद वैकेशन जज सुनैना शर्मा ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने सीबीआई को केस डायरी सहित इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ एकत्र की गई सभी सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश देने की मांग की, जिस पर सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है। कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता है। 12 जुलाई तक केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत अर्जी दाखिल करने की भी सलाह दी है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अब एक बार फिर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट में फैसला पलट जाने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिल सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद विपक्ष का जोश हाई है। केजरीवाल के मामले में भी सबके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सोरेन की तरह केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल मामले में न तो ईडी के पास सवाल है और न ही सीबीआई के पास, बस टारगेट एक ही है कि किसी तरह से दिल्ली के सीएम को जमानत नहीं मिलने देना है। केंद्र के प्लान से केजरीवाल परेशान है तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगियों ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया। अभी मोदी सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा तो अब योगी के मंत्री ने भी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अब की बार यूपी में बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है, इसकी बानगी तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गई, जिसके बाद से यूपी में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं अब एनडीए में शामिल उसके सहयोगी दल भी बीजेपी से दूरी बनाते दिख रहे हैं। जहां अभी हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाकर योगी सरकार पर इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया। तो वहीं अब इस मामले में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुप्रिया पटेल के पत्र का जवाब वही दे सकती हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को जिस सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया उसे नुकसान उठाना पड़ा। सपा और कांग्रेस और बसपा को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। आरक्षण का मुद्दा अगर सही से उठाया नहीं गया तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हमें इसके कारण नुकसान उठाना पड़ा। निषाद आरक्षण को सीएम योगी ने उठाया है, सरकार आज निषाद के लोगों की है तो उनकी सुनवाई पहले होनी चाहिए। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में उठा, निषादों को लगा हमारा आरक्षण कहां गया और इसीलिए वोट डालने नहीं गए। हम लोग गांव में क्या कहेंगे। निषाद पार्टी के मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है। बीजेपी सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर विसंगति दूर करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि निषाद समाज के लोगों की आवाज उठाई जाए। निषाद लोगों के लिए चर्चा होनी चाहिए, राजनीति नहीं। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया। पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्ति में ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहा जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। इसके जरिए उनको नियुक्ति से रोका जा रहा है। पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद अब सियासत गर्मा गई है। यूपी में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है तो वहीं बिहार सरकार पर भी संकट गहराता जा रहा है। पहले ही बारिश में बिहार सरकार के दावों की पोल खुल गई है। बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। राज्य में 11 दिन में 5वां पुल गिरने की खबर आई है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक पुल गिरने की कई घटनाएं देखी जा रही है। तो वहीं अब बिहार से एक और पुल गिरने की खबर आई है। बिहार के मधुबनी में शुक्रवार को निर्माणाधीन पुल ढह गया। 77 मीटर लंबे इस पुल के 2 खंभों के बीच लंबे गटर का एक हिस्सा ढह गया। बता दें कि 10 दिनों में बिहार के अंदर पुल गिरने का ये 5वां वाकया पेश आया है। इस घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि बधाई हो, बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल मात्र 5 पुल ही गिरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजन धारी एनडीए सरकार ने बिहार वासियों को 9 दिन में 5 पुल गिरने पर मंगल राज की कल्याण में शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। पुलों के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ के स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। विपक्षियों को भ्रष्टाचारी का नारंगी प्रमाण पत्र बांटने वाले तथा पक्षकार की पत्रकारिता में पृथ्वी और आकाश की सभी रैंकिंग में नंबर 1 विश्व विजेता गोदी मीडिया द्वारा प्रमाणित सत्यवादी एवं अविनाशी नेता इस सुशासन कारनामों पर मुंह क्यों नहीं खोलते। पुलों द्वारा जल समाधि लेने पर विपक्षी नेता इस्तीफा दें। ऐसा लग रहा है कि ढहते पुल बिहार में एक कभी न खत्म होने वाली त्रासदी बन गए हैं। घटना ने बिहार सरकार की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। बिहार के निर्माण मानकों और निरीक्षण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जहां बिहार में मोदी के विकास की पोल खुल गई तो वहीं मोदी राज में शिक्षा व्यवस्था के
जर्जरता से भी पर्दा उठ गया है। नीट मामले में आए दिन खुलासे हो रहे हैं, के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में नीट मामले को लेकर कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को भी नीट मामले में गिरफ्तारियां जारी है। खबर है कि गुजरात के 7 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी गोधरा, खेरा, आनंद, अहमदाबाद के ठिकानों पर हुई है। वहीं झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि पत्रकार की भूमिका फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। आपको बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई ने हजारीबाग के ही ओसेस स्कूल के प्रिंसिपल और सीनियर सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। वहीं अब कहा जा रहा है कि सीबीआई इसके बाद लातूर का रुख कर सकती है। शनिवार को इसी मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। गोहिल ने सवाल किया कि पेपर लीक मामले में सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला। पुलिस जांच में सारे सबूत सामने आने के बाद भी शिक्षा मंत्री ने क्यों कहा कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है। नीट मामले पर पीएम मोदी का एक्स हैंडल खामोश क्यों है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने यह सवाल भी उठाया कि नीट मामले में सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर बड़ी मछलियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। आखिर में आपको बताते चले कि नीट को रद्द करने के लिए तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं साथ में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस मामले में समर्थन मांगा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज हिंदी। नमस्कार।